हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन सितंबर 2024 की। गाइस, जो भी चैनल पे बच्चे नए हैं, पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली। 2024 की ये दिवाली आपके लिए नए रंग लेकर आए, नई खुशियाँ लेकर आए, आगे से आगे सक्सेस आपके जीवन में कदम चूमें, इसी की प्रार्थना परमात्मा से। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी गाइस आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले बहुत सालों की 2-2.5 सालों की वीडियोस प्लस एमसीक्यूज़ आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, आप सभी वो देख सकते हैं गाइस। क्योंकि साइंस एंड टेक वाला जो हमारा ये पोर्शन है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसका आज ना ये पार्ट 1 हम लेकर आए हैं। इसमें एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, 3 टॉपिक्स होंगे, क्योंकि फिर दिवाली भी है आज। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई एंड देन उसके बाद फिर हम दिवाली बनाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट, जिसमें है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, इसके बारे में बात करते हैं। कह रहे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया द बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम। क्या बोला है कि एक्सटेंड करना है स्कोप किसके, गगनयान प्रोग्राम के। अब देखो, अंतरिक्ष स्टेशन क्योंकि पहला यूनिट इसका बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है क्योंकि गगनयान प्रोग्राम को थोड़ा सा और रंग देने हैं, उसके कुछ नई डायमेंशंस दिखानी है, इसलिए बनाया जा रहा है। अब आपको इसमें सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि गगनयान प्रोग्राम क्या था, ये कब आया था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो गगनयान प्रोग्राम भारत का पहला ऐसा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन था, जो 2018 में दिसंबर में के महीने में ही आ चुका था। तो यानी से आप है ना, तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोग्राम को आए हुए। अब इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव था कि इसमें ना ट्रांसपोर्ट की जाएगी, एक ना टीम जाएगी एस्ट्रोनॉट की, 400 किलोमीटर का ऑर्बिट अर्थ से ऊपर ऊपर का लेके, और 3 दिन का एक्सपीडिशन होगा, और इसमें सेफली रिटर्न होना होगा इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, और उसके बाद बिफोर सेफली रिटर्निंग दैम, आप चाहते हैं वो 400 किलोमीटर अर्थ के अबव पार्ट में 3 दिन का एक्सपीडिशन देखा है वो। अच्छा, इसमें ना एक्सप्लोर करा जाएगा इंडियन ह्यूमन स्पेस को पूरा का पूरा। इसी में ना टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा गया, जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल को बोला गया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम तैयार किए गए। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे की जा रही हैं सो दैट गगनयान जो प्रोग्राम है वो हिट हो जाए। अच्छा, रिवाइज्ड गगनयान जो प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सबसे पहले मॉड्यूल को डेवलप करा गया, इसके 4 मिशन बनाए गए, और वैलिडेट करा गया कि वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जो BAS की हैं बाय 2028 तक आ जाएं। 4 मिशन जिसमें अंडर ऑनगोइंग है, और गगनयान प्रोग्राम बाय 2026 तक ही आएगा। टोटल जो इसकी फंडिंग है वो आपकी लगा लो, वो पहले 12,000 करोड़ थी, अब उसको ना रिवाइज़ करा गया है। पहले तो इसमें खाली 12,000 करोड़ लगते थे, अभी 20,000 करोड़ यानी ना 8,000 करोड़ को बढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अब हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस अंतरिक्ष स्टेशन के होने से क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखो, भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है ना, इंडिया का प्लान्ड स्पेस स्टेशन है। ये ध्यान से समझना, ये साइंटिफिक रिसर्च करता है। क्या करता है ये साइंटिफिक रिसर्च करता है, और पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च करता है। और इसका जो ऑर्बिट है ना, वो अर्थ के सरफेस के अबव होके 400-450 किलोमीटर के ऑर्बिट पर ये घूमता है, भारतीय अंतरिक्ष का जो ये आपका स्टेशन है। ठीक है, तो इंडिया का बहुत ही, आप समझ लो ये ना एक प्लान ही स्टेशन है बेसिकली। तो एक बहुत बड़ा ये काम देखो हम करने जा रहे हैं, अंतरिक्ष वाला जो मैंने आपको बताया ना, अंतरिक्ष का जो ये स्टेशन है भारत का, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हम इसमें लेने जा रहे हैं। और क्योंकि देखो इंडिया ने बड़ा प्लान तरीके से करके किया है इसको, तो हम ना अर्थ के अबव सरफेस को चेक करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे कि ये कैसा है, राइट। अच्छा, इसी में बात अब आती है इंटरनेशनल जो ये स्पेस आपका स्टेशन है, और अभी हम इंडियन स्पेस स्टेशन की बात कर ही रहे हैं। तो अब ना देखो, इसमें ना सेकंड बात क्या कह रहा है कि ना 5 मॉड्यूल्स हैं, और इसमें ना फेजेस वाइज इसको बिल्ड किया जा रहा है। कैसे बिल्ड किया जा रहा है, फेजेस वाइज इसको बिल्ड किया जा रहा है। अब इसमें जो टारगेट्स पता है क्या है, कि इसको 2028 तक लॉन्च कर दिया जाए, और ये 2035 तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। क्योंकि ना देखो, इस पूरे काम में ये ना बेसिकली कोशिश क्या कर रहा है, ये ना
कोशिश ये कर रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च देना, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करना, ये सारे काम ये यहाँ पर करवा रहा है। अच्छा, इसी में ये कह रहा है करंट जो इसका स्टेटस है वो क्या है, करंटली ये ना कॉन्सेप्चुलाइजेशन फेज़ पर है, यानी कि अभी कॉन्सेप्ट इसके समझे जा रहे हैं, अभी ये फेज़ बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया है। क्योंकि ना देखो, इंडिया का ये प्लान है कि उसका अपना स्पेस स्टेशन हो जाए बाय 2030। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। इंडिया इसीलिए ये सब कुछ प्लान कर रहा है क्योंकि एक तो उसको अपना स्पेस स्टेशन कब तक चाहिए, बाय 2030। इसमें नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना है इस बात को भी। फिर ज्वाइनिंग द लीग ऑफ, ताकि वो यूएस, रशिया, चाइना वाले एक एलीट स्पेस क्लब होता है, क्या होता है, एलीट स्पेस क्लब को इंडिया ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए भी हम चाहते हैं। और स्पेस स्टेशन बनाने का मतलब यही है कि जहाँ पर हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है ना, वो आराम से रह पाए, वो सपोर्ट, जो भी ह्यूमन क्रू मेंबर जा रहे हैं उनको सपोर्ट कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसीलिए ये बनाया जा रहा है, अभी वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन फेज़ में है। और इसका फ़ायदा यही होगा, आपको अच्छा साइंटिफिक डेटा मिलेगा, है ना, तो ये सारी चीज़ों से इसको फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, भारतीय जो आपका अंतरिक्ष ये सारा मामला है, इससे फ़ायदा क्या होता है, भारतीय आपका जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, अंतरिक्ष बनाया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको पहला ही बताया भाई, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि स्पेस फ्लाइट एंड ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, यानी ये आपको बताएगा कि एस्ट्रोनॉट्स को कैसे सेफ़ रखना है, कैसे एक लॉन्ग ड्यूरेशन का अगर कोई मिशन है तो उसको कैसे हेल्दी रखना है, कैसे इंडिया अपने लॉन्ग टर्म के जो स्पेस के गोल्स हैं उसको कैसे फुलफ़िल कर पाएगा, वो भी भारतीय अंतरिक्ष आपको उससे ही पता चल पाएगा। ठीक है, एंड अब इंडियन आपका जो ये स्पेस है हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन, इसके तहत ही आपको ये पता चल पाएगा। फिर इससे फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये होगा, सिग्निफिकेंस जो पूछा जा रहा है, ये होगा कि आपका जो अर्थ ऑब्जर्वेशन है वो भी अच्छी निकलेगी। अब क्यों? क्योंकि आपको बहुत बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन मिलेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स को असिस्ट करना है। समझ रहे हो आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा फ़ायदा जो आपको मिलेगा BAS से, वो मिलेगा माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं स्पेस पे देन ऑन अर्थ। याद रखना मेरी बात को, स्पेस पे और अर्थ पर बहुत डिफरेंस है मसल्स का, बोन्स का रिएक्शन। तो जो BAS कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा वो फास्ट ट्रैक तरीके से हमें हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी गाइड कर देगा, जैसे मसल का एट्रोफी और बोन डेंसिटी के बारे में हमें बता देगा। समझ रहे हो? ये आपने शब्द कभी ज़रूर सुने होंगे, मसल एट्रोफी, डेफिनेटली सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसका मतलब समझो आप क्या होता है। मसल एट्रोफी का मतलब होता है कि आपका जो मसल टिश्यू है ना, या तो वो ख़त्म हो गया है या बहुत थिन हो गया है, यानी कि मसल मास और स्ट्रेंथ का डिक्रीज़ होना। जैसे देखो आप जब भी बंदा एजिंग में प्रोसेस में होता है तो 20 से 40% जो उसके मसल मास होता है वो लूज़ करता चला जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी कम करने की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, माल न्यूट्रिशन, मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता रहता है। तो मसल एट्रोफी उसे कहते हैं। एक बोन डेंसिटी लॉस तो मैंने आपको बताया कि वो भी देखने को मिलेगा। फिर और इसके फ़ायदे क्या होंगे, और इसके फ़ायदे ये होंगे कि इससे ना इनोवेशन बढ़ेगी। कह रहा कैसी इनोवेशन बढ़ेगी, कह रहे इनोवेशन के फॉर्म में मैं कहना चाहता हूँ कि ना, जैसे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी अपनी टेक्नोलॉजी आजमाना चाहते हैं स्पेस के अंदर, तो इससे ना एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रोज़गार मिलेगा हाई टेक सेक्टर्स के लोगों को, जो स्पेस और एलीड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको जॉब मिल जाएंगी। कह रहा कैसे, कह रहा जो करंट साइज़ है ग्लोबल स्पेस इकॉनमी का वो $546 बिलियन है, इंडिया का शेयर उसमें 2% है। तो 2023 की रिपोर्ट से नेस्कॉम और उससे ही पता चला कि भाई इंडिया का शेयर अभी 2% है, और करंट साइज़ इसका 546 बिलियन हो रखा है। तो देखो इसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंडिया का विजन है ना कि उसका शेयर 2% से 10% तक होए, तो उसको ये काम करने ही पड़ेंगे आज। फिर टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ, यानी जो स्पिन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यानी स्पेस बेस्ड जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करने में भी मदद मिलेगी। जैसे स्पेस डिराइव डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है, एडवांस मटेरियल ऑटोमेटिव कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेस्टीज के लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप स्पेस स्टेशन बनाओगे, इंडिया सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकता है, ग्लोबल स्टैंडिंग को अच्छा कर सकता है, ये सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब इसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। चैलेंजेस जैसे कि इंडियन स्पेस स्टेशन में पहला चैलेंज क्या है,
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं। कह रहा कैसा, कह रहा बहुत ही ना लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है हमारे देश में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना सरकार भी उसके लिए कुछ काम नहीं करती है, जीडीपी का खाली 0.7% खर्च करती है, और उसके बाद लोग भी इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे जब आप उस तरह का एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे नहीं तो लोग उस पर वैसे ही दिमाग नहीं लगाएंगे। पैसे की यानी तंगी है हमारे इस सेक्टर में। अच्छा, हमारे यहाँ ना डेवलप करना न्यू टेक्नोलॉजी को, इंडिया हैज़ प्रूव्ड इट्स कैपेबिलिटी इन सैटेलाइट डेवलपमेंट, लेकिन जब स्पेस स्टेशन बना रहे हो तो उसमें स्किल सिस्टम की क्या सबको लगेगी, लाइफ सपोर्ट कैसे दोगे, ऑर्बिटल मेंटेनेंस के लिए आपके पास अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, आपके पास नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं है इस तरह से अभी। फिर देखो प्रॉब्लम और भी है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कम है। कह रहा स्पेस स्टेशन बनाना कोई साइंटिफिक खाली उपलब्धि नहीं होती है, स्ट्रेटेजिक असेट भी होता है। कंट्री जब भी कोई पोटेंशियल कंपटीशन डील करती हैं तो आपकी यूएस चाइना, भाई देखो इंडिया का सच में मन है एलिट स्पेस क्लब में आने का। यूएस रशिया चाइना यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी हैं, हमें भी जाना है। और स्पेस अगर आपने स्टेशन वहाँ क्रिएट करा और ठीक से चला पाया तो आप स्ट्रेटेजिक असेट भी बनाओगे। लेकिन चैलेंज यही है ना, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पोटेंशियल कंपटीशन नहीं होता तो ये कंट्रीज़ तो आपको बहुत हेल्प थोड़ा ना करेंगी, आप क्या सोच के चल रहे हो। तो पोटेंशियल जो कंपटीशन है, कोऑपरेशन कैसे लोगे आप, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि स्पेस फेयरिंग नेशंस तो ऑलरेडी है ना उनके पास, तो वो तो लगेगा भाई हम ही बने रहें। आज तक यूएनएससी की परमानेंट सीट नहीं चेंज हो पा रही है, रिफॉर्म नहीं चेंज हो पा रहा है, 1990 से लेके अब तक बात चल रही है, कोल्ड वॉर के बाद से अब तक उस पर काम नहीं हो पाया। तो क्यों चाहेंगी कंट्रीज़ की इंडिया भी आए, बट देखो इंडिया को इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमारे ये सारे क्राइसिस हैं, फिर स्पेस रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। कह रहा है एस्ट्रोनॉट की हेल्थ को असर नहीं पड़ेगा, स्पेस पे जाएगा लिथाल हो सकता है, कोई करेक्ट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं लगाया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कहाँ जाएगा वो। या मान लो उसका जो सेरिब्रल वेंट्रिकल एक्सपेंड हो गई, उसका मिडिल ब्रेन का जो स्पेस है उसमें सेरोवेनल स्पिनल फ्लूइड है जो उसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कुशन की तरह, सडन फोर्स आया टूट गया, फिर ग्रेविटी फील्ड ऑल्टर हो गई तो क्या कर लोगे आप। साइकोलॉजिकली उसको लगने लगा कि मैं तो बिल्कुल आइसोलेट हो गया हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ देखने को ही नहीं है, तो वो किस दुनिया में चला गया उसको पता ही नहीं चलेगा। फिर स्पेस डेब्रिस तो एक बहुत बड़ा कूड़ा भर गया, बहुत ज़्यादा डेब्रिस मतलब क्या, कूड़ा कचरा बहुत भर गया। तो स्पेस डेब्रिस बढ़ने से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे जब जा रहे हैं तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, वो भी एक खतरा पैदा हो रहा है। तो वे अहेड में क्या कह रहा है, कह रहा है फिर क्या होना चाहिए, कैसे इस पर काम करें, क्योंकि काम तो करना है, जब हमने स्पेस स्टेशन खोलने की सोच ही ली है तो इसमें हमें काम तो करना पड़ेगा। तो कह रहा उसके लिए सबसे पहले काम करे इंडिया, सिक्योर करे कि एडुक्वेट फंडिंग यूज़ करें, बिना फंडिंग के काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाहे आपको उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेना पड़े, चाहे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़े, आप फंडिंग को सफिशेंट बनाओ, क्योंकि बिना पैसे के ये काम होगा नहीं आपका, और अब आपकी ये ज़रूरत बन चुकी है करना। फिर कैपेसिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। इसरो को क्या चाहिए कि वो टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपग्रेड करे, लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन प्रोटेक्शन, स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इन सब पे भी काम करना शुरू करे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे काम करें। इंडिया को एक क्लियर कट प्लान बनाने की ज़रूरत है मेंटेनेंस रीसप्लाई मिशन पर। फिर मैनेज करना जियो पोलिटिकल इशूज़ को, बैलेंस करो अपने नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को। तो इंडिया को करना क्या है, इंडिया को ये चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस पे काम करे। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या करे, कोलैबोरेट कर ले नेशंस के साथ जिनके पास भी स्पेस स्टेशन हैं, यूएस रशिया के, उन पे काम कर ले, वैल्यूबल इंसाइट ले ले, कॉस्ट रिड्यूस कर ले। अब दूसरे स्पेस स्टेशंस क्या हैं, जैसे देखो ये सारे के सारे अदर स्पेस स्टेशंस हैं। इन ऑपरेटिव कौन कौन सा, सल्यूट 1, यानी ये वर्ल्ड का पहला स्पेस स्टेशन है जो कि सोवियत यूनियन ने अप्रैल 1971 में लॉन्च किया था। तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसको कहीं लिख लो इस डेटा को। स्काई लैब यूएसए का पहला स्पेस स्टेशन था, तो नासा की वजह से लॉन्च हुआ 1973 में। तो यानी सबसे पहले किसने किया था, यूएसएसआर ने, जो आज की डेट में रशिया है, याद रखना इसको, मेरी बात को। फिर ऑपरेटिव क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2000 में बनाया गया, पहले वो असेंबल 1998 में वो ऑपरेशन करना उसने 2000 से शुरू करा। फिर ऐसे ही लोअर ऑर्बिट के लिए 5 स्पेस एजेंसीज आ गई, नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए, जाक्सा, सीएसए कनाडा की है। चाइना ने 2011 में बनाया तियांगोंग करके, जिसने एक और 2 भी लॉन्च करा। 2021 में फुली ऑपरेशनल इसने कर दिया अपने स्पेस स्टेशन को। अपकमिंग आपके नासा के लेड एक गेटवे स्पेस स्टेशन है, ह्यूमैनिटी स्पेस स्टेशन होगा अराउंड द मून। ऐसे एक्सियोम करके है, ये लो अर्थ ऑर्बिट का है, पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन है वर्ल्ड का।
तो ये सारे काम ना देखो चल रहे हैं, तो ये ज़रूर पता होने चाहिए आपको, राइट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो रिसेंटली क्या होता है, ये क्या है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, वाई वी आर रीडिंग दिस, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। सबसे पहले तो देखो जो न्यूरल लिंक करके एक ब्लाइंड साइट है ना, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है। क्या होता है ये, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है। अब इसके बारे में भी आप जान लो कि ये क्या होता है, इसे कैसे काम चलता है इसके साथ। देखो इसके बारे में ना, देखो आप कैसे समझोगे, इसमें ना एक ब्रेक थ्रू डिवाइस आया है। ये क्यों आया है, क्योंकि ना इसने तो इसको बनाया किसने, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम कर रहा है। और बोला जा रहा है कि ये एक तरीके का क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का आपका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू डिवाइस इंडिया में आया है। इंडिया में नहीं मतलब वैसे भी एक न्यूरल लिंक यूएस का द्वारा निकाला गया है। अब देखो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है, ये एक तरह की ना टेक्नोलॉजी है बेसिकली। कैसी टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये। अब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। ये पता है क्या करती है, इंसानों को ये इजीली ना कम्युनिकेट कराती है विद कंप्यूटर्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब बीसीआई बेसिकली कैप्चर करता है ब्रेन सिग्नल्स विच आर देन प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स के द्वारा जो कम्युनिकेट किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। कह रहे जैसे देखो आपको पता है ना, हमारा जब ब्रेन के बारे में जानना हो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको पता है ईईजी होता है, पता है ना, आप सभी को पता होगा। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ये मोस्ट ब्रेन सिग्नल्स को लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक ब्रेन एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से क्या होगा, इसका आप सोचो इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, एडवर्टीजमेंट में, अटेंशन मॉनिटरिंग में, ब्रेन मेडिकल में, सिक्योरिटी में, स्ट्रोक में, हर जगह पे इसका इस्तेमाल है। बहुत यूज़ है इसके, डायरेक्ट कंट्रोल करता है ये कंप्यूटर पर्सन को बाय अ पर्सन और एनिमल यूजिंग अ बीसीआई बेस्ड इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल चैनल्स का जो इस्तेमाल करेगा। और रियल एग्जांपल पता है क्या है इसका, बेटा ज़बरदस्त मामला है ये, बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। मान लो एक व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक हुआ है, ठीक है, वो इम्प्लांट करा सकता है बीसीआई की मदद से अपने स्पेसिफिक न्यूरॉन्स को, ताकि जो उसके लिम्स हैं उस पर उसका प्रिसाइज कंट्रोल वो वापस से आ जाए। तो आप सोचो इसमें कितना, देखो कितना बड़ा फ़ायदा है इसमें। आपको कोई सर्जिकल रिस्क नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। सीधा क्या हो रहा है, डायरेक्टली आपके ब्रेन में जाके जो भी टिश्यू इंटरफेयर कर रहे हैं उसको रिड्यूस करवाएगा ये। तो आप सोचो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हुई ना, कितना बड़ा इसमें काम होगा। लेकिन सोचो उसी के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं, वो हम देखते हैं, एथिकल इश्यूज़ भी होते हैं। ऐसे ही नहीं, देखो इतनी चीज़ें, देखो आप नेचुरल चीज़ों को छेड़ तो नहीं सकते हो, छिड़ती हैं तो फिर वो कुछ तो लेकर आती हैं। तो देखते हैं हम, अभी तो मैंने आपको टॉपिक का एक ग्लिम्स दिया है। देखो ब्लाइंड साइड चिप क्या होता है, इसमें ना आपका बेस्ट एम ये होता है कि आप ना ब्लाइंड पेशेंट्स को हेल्प करो। जैसे जिसकी मान लो आँख नहीं है, ऑप्टिक नर्व नहीं है ना, या वो ब्लाइंड बेचारा बर्थ से ही रहा, उसकी साइट को रीगेन करना है, या रीगेनिंग ऑफ साइट विल ओनली बी पॉसिबल अगर वर्टिकल विजुअल कॉर्टेक्स उसकी इंटैक्ट है। तो जो अब ना जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसने ना ब्रेक थ्रू डिवाइस निकाला है। ब्रेन कंप्यूटर आपको मैंने बताया ही, इंटरफेस जो उसने ये पूरा बना दिया है, ब्रेक थ्रू मैं कह रही हूँ डिवाइस है ये। इसमें इसकी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, रिव्यू, मेडिकल डिवाइसेस सारे यूज़ करके आप लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से ही बचा लोगे। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो इम्प्लांट है, इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनना क्या होता है। बीसीआई एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। ये क्या करेगा, ब्रेन के सिग्नल्स को अक्वायर करेगा, एनालाइज करेगा, ट्रांसलेट कर देगा, कमांड देगा उनको, ताकि डिज़ायर्ड एक्शन तक आप पहुंच पाओ। ये डिवाइस बेसिकली क्या कर रहा है, समझ रहे हो आप, ब्रेन एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए हेडसेट लगाया आपने, ये देखो, उसके बाद स्पेशलाइज सेंसर्स यूज़ करता है ये कंप्यूटर प्रोसेस कराने में। फिर वंस द कंप्यूटर है डिटरमिन व्हाट द यूज़र वांट टू डू, सिग्नल एप्लीकेशन देता है वो। तो अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बीसीआई का वो है फीडबैक देना बेसिकली। यूज़र हैं, बीसीआई वर्क टुगेदर, एक साथ ये काम करते हैं ओनली आफ्टर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। एंड बीसीआई आल्सो आफ्टर ट्रेनिंग ये डिकोड भी करता है सिग्नल्स को। इसको देख लेते हैं, पूरे डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक होता है मोटर कंट्रोल, है ना, जैसे कि डिसाइड करना टू टर्न द लैम्प और नॉट, एग्जीक्यूट करना। आपने डिसाइड किया कि आपको लैम्प खोलना है, फिर आप गए, अपनी आर्म आपने आगे करी और आपने बटन खोला और आउटपुट क्या हुआ कि लैम्प जल गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को बीसीआई कैसे करेगा, ध्यान सुनना।
ये भी वही कर रहा है, ब्रेन को क्या करवाया इसने, प्लान करवाया। एग्जीक्यूट में कैसे होगा, ध्यान से सुनना आप। यहाँ तो आपके आर्म्स गए थे ना, हाथ गया था ना, उंगली से आपने बटन खोला था ना, यहाँ पे कंप्यूटर एनालाइज करेगा ब्रेन एक्टिविटी को और आइडेंटिफाई करेगा जिस चीज़ को आप ऑन करना चाहते हो, सिग्नल दे देगा लैंप को ये। फिर आउटपुट में क्या होगा, डिवाइस ऑन हो जाएगा। रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर बाय फ्यूमिंग ऑन। समझ रहे हो आप? तो देखो जो काम आपके हाथ ने किया वो यहाँ पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से ही करवा लेगा। अब देखो अब देखो, लेकिन इस बातें हैं और भी। ये बात ठीक है कि ये डिकोड करता है। दस BCI डू नॉट यूज़ ब्रेन नॉर्मल आउटपुट पाथवे, पेरिफेरल नर्व्स जैसे मसल वगैरह का नहीं यूज़ करता है ये। यहाँ पर ये बेसिकली सिग्नल देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो BCI डू नॉट रीड माइंड, वाइंड नहीं रीड करता है। कहीं आप सोचो ये फेस रीडर है, इस बार देखो इसके मन में क्या चल रहा है। अरे भाई नहीं है ऐसा, इतनी बड़ी शक्ति नहीं आ गई है अभी कि किसी के मन को रीड कर ले वो। ये बेसिकली ये है, ये ना इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन में चल रही है उसको ना ये एक्सट्रैक्ट करता है। अनसस्पेक्टिंग और अनविलिंग यूजर जो होते हैं, बट इनेबल टू यूजर्स टू एक्ट ऑन द वर्ल्ड बाय यूजिंग ब्रेन सिग्नल रादर देन मसल। ब्रेन सिग्नल से, ये जो ब्रेन सिग्नल देना चाह रहा था ना यहाँ पर, ये उसको सुन के यहाँ लैंप जला है। यहाँ बस आपके हाथ बात नहीं चलवाता हो, इस बात को ध्यान रखना। ये खाली ब्रेन के सिग्नल्स को पकड़ता है। अगर ब्रेन ने सिग्नल दिया कि ये लैंप जलना चाहिए तो जैम जलवेगा। ये मत समझ लेना कि ये मन को रीड करता है। मैं पहले ही बता दूँ, कई बच्चों के ना अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि मैम इससे मन भी पढ़ सकते हैं। अरे मन कैसे पढ़ लोगे भाई, भगवान थोड़ा ना हो जाएगा ये। तो इतना नहीं अभी शक्ति मिली है इसको, आगे मिल जाए तो पता नहीं। तो खैर हम आगे भी देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ BCI के बारे में देखते हैं, ये क्या चीज़ है। ये कंपैरिजन करते हैं बिटवीन नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव BCI के बारे में। देखो नॉन इन्वेजिव क्या है, EEG MEG है। इन्वेजिव क्या होता है, ये सारे के सारे, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से आप देख पाते हो कि कैसे चलता है मामला और किस तरह से ब्रेन एक्टिविटी करता है। देखो नॉन इन्वेसिव जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ब्रेन एक्टिविटी को जाएगा और वहाँ पे उसको बोल देगा कि कैसे ब्रेन एक्टिविटी करनी है, यूजर्स को अलाउ करेगा टू सेंड कमांड और मैसेजेस। ठीक है, नॉन इन्वेसिव में सेंसर वगैरह यूज़ करके, आप लाइट वगैरह यूज़ करके, हेडसेट्स को अटैच करके आउटसाइड द स्कल ऑफ मेजर ब्रेन एक्टिविटी को मेजर कर लेते हो। ठीक है, एक होता है इन्वेसिव वाला मामला। इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब है कि डिवाइस अलाउ करेगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइस का। ठीक है, क्या करेगा, कैसे करता है ये, इलेक्ट्रोड, ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा, इम्प्लांट करेगा ये ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी को सिवियर पैरालिसिस है ना तो उसको ठीक कर देता है ये। इसके बड़े फ़ायदे हैं ये वाले ना, जो आपके ये इन्वेसिव ब्रेन होता है इसके ये फ़ायदे होते हैं इन्वेसिव BCI के। अब इन्वेसिव BCI मतलब ब्रेन का इम्प्लांट कराना। इन्वेसिव BCI में आप ना डायरेक्टली ग्रे मैटर पे जाके इम्प्लांट कराते हो और ड्यूरिंग न्यूरो सर्जरी, और वहीं पे रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही नॉन इन्वेसिव वाले को हम सरफेस डिटेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स का सेट बन के EEG आता है और वहाँ पे वो सिग्नल देना शुरू करता है, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, इसमें भी पार्शली इन्वेसिव BCI भी होता है, ड्यूरा मैटर इम्प्लांट, यानी पार्शली इन्वेसिव BCI डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट किया जाता है स्कल के अंदर, बट रेस्ट आउटसाइड द ब्रेन रादर देन विद इन द ग्रेन मैटर। तो ये क्या करता है, इससे बहुत अच्छे सिग्नल्स आते हैं देन नॉन इन्वेसिव BCI। अब एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी, यानी ये क्या करता है, ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। कैसे, इलेक्ट्रोड्स को ये ना प्लेस कर देगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वहीं से इन्फॉर्मेशन निकालेगा। अब ये देखते हैं हम कि ऐसे कौन कौन से की एप्लीकेशन एरियाज़ हैं BCI के। BCI कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। BCI का इस्तेमाल सबसे पहले होता है मेडिकल के लिए। किस चीज़ के लिए होता है, मेडिकल में, डायग्नोस करना हो किसी डिजीज़ को, रिहैबिलिटेशन, पेशेंट की डिसेबिलिटी देखनी हो इसमें, या ट्रैकनेस करना हो, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस देखनी हो, मेमोरी अटेंशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, गेमिंग एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। पर देखो इसके चैलेंजेस तो हैं ही गाइस। इसको ना, ये देखो कोई भी टेक्निकल चीज़ आप खुद ही सोचो, वो आएगी नेटवर्क चीज़ को वो एकदम क्रिएट कर देगी क्या।
नहीं कर सकती। टेक्निकल चैलेंजेस है इसमें। मान लो उसने गलत इंटरप्रेट करा कॉम्प्लेक्स न्यूरल पैटर्न को वीक ब्रेन सिग्नल की वजह से, अब तो गए। मतलब आपने तो डैमेज करवाया नर्व सेल और ब्लड सेल, और बंदा अगर जी भी रहा होगा तो आपने मार डाला देखा जाए तो। और क्यों नहीं है इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे आएगा अब इन्फेक्शन। अभी हमारी यही बात हो रही थी ना, इन्फेक्शन नहीं करना रहेगा क्योंकि डायरेक्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ ऐसी दिक्कत आ जाएगी। ब्रेन टैपिंग का प्रॉब्लम है। इंटरसेप्टिंग ब्रेन सिग्नल्स आपकी प्राइवेसी भी चुरा सकती है। अब यहाँ पर ये एक बात कह रहा है यार, यहाँ पर एक बात ये कह रहा है कि ना यार, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम का पता चल जाएगा, आपके प्रेफरेंसेस का भी पता चल सकता है, अगर ये इतनी बड़ी बात कह रहा है तो। अभी देखो ये चीज़ें ना रिसर्च में है, अभी ये इस बात का पता नहीं है पूरी तरह से कि इमोशंस कितने हद तक के इमोशंस बताए गए। मिसलीडिंग स्टिमुली अटैक्स, ब्रेन हाईजैकिंग वगैरह हो सकता है, इससे तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लोगे यार। फिर लीगल बैरियर्स, कोई कॉम्प्रिहेंसिव लीगल बैरियर्स तो कुछ है ही नहीं ना, कोई लीगल फ्रेमवर्क कहाँ है। डेटा प्रोटेक्शन तो गया आपका, मतलब समझ लो आप। और एथिकल कंसर्न यही है कि कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी मामला है यार ये तो। बहुत इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो ना हो, स्टिग्मा लगने की दिक्कत है। डायरेक्ट आपका इसमें इंट्रैक्शन हो जाएगा ब्रेन और मशीन का, तो इससे साइबॉर्गाइजेशन हो जाता है। मतलब वेराइटी ऑफ इन्हेंस एबिलिटीज़ जो आपकी हैं, ग्रेटर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव सेंसेस, इसके बारे में पता लगेगा। अब देखो इसी का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं साइबोर्गाइजेशन के बारे में। देखो इसका भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो साइबोर्गाइजेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे ना आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिवाइस से इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हो। समझते हो इस बात को? अब इसको आप कर रहे हो, अब करने से पता है क्या होगा? आपने मान लो किसी की स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, आपने उसके ब्रेन को असिस्ट करना शुरू कर दिया, उसके क्या नेगेटिव आउटकम्स होंगे ये आप नहीं जानते, या उसका क्या होगा इससे। स्टेरॉइड जो है आपने ले लिए कि मेरे को क्रिकेट जीतना है, या मुझे ये फ़लाँ मैच जीतना था, या मुझे फ़लाँ पेपर निकालना था, आपने ले लिए। उसका आउटकम पता है क्या होने वाला है? पूरे शरीर गल जाएगा आपका, और आप एकदम मरी हुई हालत में मिलोगे कुछ 4-5 साल बाद ही। सोचो कहाँ कितना जीना था, बट अब क्या होगा। तो हर चीज़ का ना देखो, जो चीज़ शॉर्ट उससे गेन की जाती है ना, समझ रहे हो आप, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, कि तुरंत जो चीज़ हमें मिल जाती है बिना उस पर मेहनत किए, तो फिर हम उसकी कितनी वैल्यू करते हैं, और हमारा शरीर उसके लिए कितनी वैल्यू करेगा, आप समझ जाओ। फिर इसके वे फॉरवर्ड में कह रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड कंसेंट की प्रॉब्लम। कह रहा देगा कोई ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी नहीं उसकी छिन जाएगी। कोई क्यों बताओ अपनी ब्रेन मैपिंग कराएगा, या ब्रेन इंटरफेस सिग्नल्स को क्यों अपने दिमाग में न्यूरल एक्टिविटीज़ में घुसाएगा। हार्मफुल हो सकता है ये, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। पब्लिक को इसको बारे में पता ही नहीं होगा, उसकी रिस्क सेफ्टी के बारे में, तो फिर आप कैसे करोगे? तो पब्लिक अवेयरनेस देना आपको पड़ेगा ही। रिसर्च करो सबसे पहले, तो इतनी आसानी से मत आ जाओ। और देखो क्योंकि हम न्यूरल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन के बारे में तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। जब आप साइंस का पेपर लिख के लाओ तो आपका एग्जामिनर पूरा कोशिश करेगा कि आप ऐसे सुंदर सुंदर डायग्राम्स बना के लाओ। समझ रहे हो? फिर न्यूरन, और उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है कि कह रहा है ब्रेन जो है ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से बना है, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। इस पूरे नेटवर्क की वजह से ही तुम सुन पा रहे हो, तुम टेस्ट ले पा रहे हो, तुम्हारे दिल की धड़कनें चल रही हैं। ये जब कम्युनिकेट करता है तो आप कुछ एक्शन करते हो। सोचो पूरी ब्रेन एक्टिविटी चल रही है इससे। ब्रेन एक्टिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं, ब्रेन देता है वो इमोशंस कौन सा आ रहा है, बिहेवियर कौन सा आ रहा है, और ईईजी इस पे सारा काम करता है। ईईजी किसने निकाला? हैंस बर्गर ने इसको डिस्क्राइब करा था, डिस्कवर किया था 1924 में ही। तो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपना, ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। क्या होती है ओओसी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ 2032 तक ये 1.4 यूएस डॉलर के बिलियन डॉलर की हो जाएगी, ठीक है। और इससे आपका बायो E3 बूस्ट हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को, ताकि ये पर्सनलाइज मेडिसिन को आगे बढ़ाए अपना। क्या है, कैसा है, समझो। देखो ये ना एक ह्यूमन रेलेवेंट मामला है, ये एक तरह का आप समझो ह्यूमन रेलेवेंट 3D कल्चर मॉडल है, जिसको हम न्यू अप्रोच मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यू अप्रोच मेथड हम इसको कहते हैं। ऑर्गन और चिप को बड़े ध्यान से समझना। इसका यूज़ पता है क्या है? ह्यूमन ऑर्गन्स को मिमिक करना, यानी ड्रग्स का इस्तेमाल करना, दूसरे कंपाउंड्स का इस्तेमाल करना, आइसोलेटिंग सेल को करना पेशेंट से, ताकि वो नए बायोमिमेटिक्स टिश्यूज़ को क्रिएट कर पाए।
नई तरह की डेवलप कर पाए पर्सनलाइज थेरेपी से चीज़ों को क्रिएट करने का काम करता है ये। अब और इसके बारे में समझ लो कैसे ये करता है, क्या होता है। इससे पहले ये आपके न्यू अप्रोच मेथड क्या होता है। ऑर्गेनॉइड्स ऐसे सेल ग्रो किए जाएंगे टिश्यू में ही। एक स्फेरॉइड होता है, इसमें मिमिक ट्यूमर बिहेवियर को चेक करने के लिए इफेक्टिवली ये चेक करेगा। बायो प्रिंटिंग इससे बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिसको हम 3D बायो प्रिंटिंग कहते हैं। तो यानी आप ये समझो ऑर्गन और चिप एक तरह का आप कह सकते हो, अगर इसको ध्यान से हम सोचें इसके बारे में, तो ऑर्गन और चिप एक तरह का ना माइक्रो इंजीनियर्ड बायोमिमेट्रिक एक तरह का सिस्टम है, जो क्या करेगा, ह्यूमन टिश्यू के स्ट्रक्चर फंक्शन को बताएगा। इसको हम टिश्यू चिप भी कहते हैं। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो मिमिक करेगा इन्वायरमेंट को, ह्यूमन ऑर्गन को चेक करेगा, ब्लड फ्लो को चेक करेगा, ब्रीदिंग मूवमेंट को चेक करेगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इससे प्रिसीशन मेडिसिन बनती है, ड्रग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बहुत आपकी समझ लो बायोमेडिकल फील्ड में, ड्रग की डेवलपमेंट में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारा इसका मामला है। अच्छा, 3D कल्चर सिस्टम जो है इसमें अलाउ करता है रिसर्चर को कि ये ह्यूमन ऑर्गन को रिक्रिएट कर पाए, और इट होल्ड्स ग्रेट प्रॉमिस टू मैनी एप्लीकेशन, जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन हैं, ड्रग डिस्कवरी है, प्रिसीशन मेडिसिन है, कैंसर रिसर्च है, इस पर काम करता है। OOC एक माइक्रो स्केल सिस्टम है, ये ना ह्यूमन बॉडी के एनवायरनमेंट को भी मिमिक करेगा, माइक्रो फ्लूइडिक्स को करेगा, ये चेक करेगा, ये कंट्रोल करेगा मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड सेल को। रिसर्चर पहले इसमें ना जो रिपोर्ट किया था यूजफुलनेस ऑफ ऑर्गन ऑन चिप मॉडल 2010 की स्टडी में इन्होंने किया था। तो ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, इसमें एक इनलेट है, ऑर्गन चिप डिवाइस है, इससे आउटलेट निकल के आता है। कैसे कैसे देखो ये काम कर रहा है। एक डोनाल्ड इनग्रेबर करके एक व्यक्ति हैं, है ना, प्रोफेसर है ये बायो इंजीनियरिंग के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। उन्होंने ही ऐसा पहला ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप मॉडल 2010 में बनाया था। तो इसको ना लंग इन चिप कहा जाता था, लंग ऑन अ चिप कहा जाता था, यानी ये लंग के एस्पेक्ट को जानेगा, ब्रीदिंग मोशंस को बताएगा। ठीक है, तो ऑर्गन ऑन जो चिप टेक्नोलॉजी भारत में हो रही है ना यूज़, इसमें बताया जा रहा है कि भाई इसमें ऐसे स्किन का इरिटेशन जानना है, टॉक्सिसिटी जाननी है। तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ऑर्गन ऑन चिप वाला मेथड जो है। जैसे आप सोचो इन विट्रो माइक्रोस्केल बायोमेट्रिक प्लेटफॉर्म जो है उसमें रिप्रोड्यूसिंग कराते हो ना ह्यूमन ऑर्गन की, वो भी यही है। एक इनलेट है, एक ऑर्गन ऑन अ चिप डिवाइस है, एक आउटलेट निकल कर आएगा, और ऐसे ही ये बनता है। मतलब आप समझो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। इससे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत क्लोज तरीके से देख सकते हो। ब्रीदिंग, इसमें ब्लड का फ्लो कैसा है, इस सब का पता आपको चल जाएगा। अब ऑर्गन ऑन अ चिप डिवाइस के 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उस पर देखते हैं। कह रहा है एक कंपोनेंट होता है माइक्रोफ्लूइडिक्स, यानी कुछ टाइनी चैनल्स होंगे जो सेल्स को डिलीवर करेंगे स्पेसिफिक लोकेशंस में और मैनेज करेंगे फ्लूइड फ्लो को ड्यूरिंग द कल्चर प्रोसेस, और इसी को हम स्मॉल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड बोलते हैं। ये हमारे एक लिविंग सेल टिश्यूज़ भी हैं। इसमें आप ना स्पेसिफिक सेल टाइप्स को अरेंज करते हो राइट प्लेस में। इसी में कुछ टिश्यूज़ को आप सिग्नल देते हो, इलेक्ट्रिकल केमिकल स्टिमुली बना के देते हो। सेंसिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें जो सेंसर्स होते हैं डिवाइस के, वो ट्रैक करते हैं, डेटा को मेजरमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं चिप कैसे फंक्शन कर रहा है। अब ऑर्गन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसको हम देखते हैं, ये कैसे काम करती है। अच्छा, ये काम ऐसे करती है कि ये ना जो सेल्स होते हैं ये चिप्स पे प्लेस किए जाते हैं और उसी पे ये ग्रो करेंगे 3D स्ट्रक्चर में पॉलीमर की मदद से, और आप रियल टिश्यू को रीअसेंबल करने का सोचो कितना बड़ा काम करते हैं, रीअसेंबल करते हैं रियल टिश्यू को। ब्लड के फ्लो के चैनल को फ्लूइड चैनल की तरह ये जाते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी कराना, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कराने में सब में मदद करता है। रियलिस्टिक ऑर्गन मॉडल ये बना के देते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं OOC टेक्नोलॉजी के, तो सबसे पहले है प्रिसीशन थेरापेटिक्स, यानी यहाँ पर क्या करता है, बाय सिमुलेटिंग पेशेंट के यूनिक टिश्यू इन्वायरमेंट को लेते हैं, रिसर्चर पूरा टेस्ट करेगा कि कैसे कोई स्पेसिफिक ड्रग किसी इंडिविजुअल ग्रुप को अफेक्ट करता है। प्रिसीशन मेडिसिन क्या है, इसमें आप ना इंडिविजुअल की वेरिएबिलिटी को देखते हो, जीन्स को, इन्वायरमेंट को, लाइफस्टाइल चेक करते हो। पर्सनलाइज मेडिसिन जैसे पहले होती थी, अब जैसे वर्ड पर्सनलाइज जो है वो मिस इंटरप्रेट किए जाने लग गए ना बहुत ज़्यादा, फिर ड्रग के एफिकेसी टेस्टिंग की जाती है और ज़्यादा अच्छी प्रोडिक्शंस निकल कर आएँ, लिवर ऑन चिप फॉर हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट के लिए मदद कर पाएँ।
और इसी में आपका निकल कर आता है एक्यूरेट ह्यूमन फिजियोलॉजी साइमुलेशन को आप यूज़ कर सकते हो। ओओसी जो मॉडल है वो रेप्लिकेट करेगा स्ट्रक्चर को, फंक्शन को ह्यूमन ऑर्गन के मोर एक्यूरेटली। इसी में आप ना एथिकल जैसे ऑल्टरनेटिव जैसे निकालने से, देखो चिप ऑन चिप का फ़र्क में पता चला, देखो इसका फ़र्क क्या है, हाई रेजोल्यूशन दे रहा है आपको, ये ह्यूमन सेल ह्यूमन टिश्यू के बारे में बता रहा है, एनिमल टेस्टिंग की ज़रूरत को कम कर रहा है, समझ रहे हो। एनिमल पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई भी सेल या टिश्यू ह्यूमन का आपको देख उस पर ही आपको टेस्टिंग हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स बना, हम क्या करते थे, कोई भी ड्रग बनाते थे, कुछ बनाते थे, पहले एनिमल पे टेस्टिंग करते थे, है ना, रैट्स पे कर लिया, किसी और एनिमल पे कर लिया। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फिर रिसर्च होगा डिजीज़ के मैकेनिज्म के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी डिजीज़ को कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कह रहा है सारा CoV-2 वायरस था, कैसे वो हमारे ह्यूमन लंग टिश्यू को कोविड-19 रिसर्च पे करता था, वो सब हमें इसकी स्टडी से पता चल जाएगा। समझ रहे हो, कैसे वो इन्फेक्ट करता था ह्यूमन लंग टिश्यू को, हमें सारा स्टडी उसी से पता चल रही है हमें। यानी किसी भी डिजीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ऑर्गन ऑन चिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी रिप्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन फंक्शन। यूनिवर्सली प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, मटेरियल्स नहीं हैं ऐसे। फिर इंटीग्रेट करना मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स को, प्रॉपर कम्युनिकेशन करवाना। एथिकल लीगल इश्यूज़ यही हैं कि डेटा प्राइवेसी में चोरी हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दिक्कत है, फ्रेमवर्क नहीं है, इम्यून सिस्टम पे लिमिटेड कैसे, बहुत कॉस्ट लगता है इसको करने में, इतना पैसा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर देखो स्टेप्स क्या लिए जाएं इसको ठीक करने के लिए, तो इंडिया के लेवल ग्लोबल लेवल पर इसको किया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 है, एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस पर कोलैबोरेट करके वो काम कर रही है ऑन अ चिप मॉडल। अमेंडमेंट देखो आप, बायो E3 जो पॉलिसी है ना, यानी कि ये काम क्या कर रही है, इनोवेशन सेक्टर पे आपका काम कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पर जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उस पर ये काम कर रही है, ताकि आप पर्सनलाइज मेडिसिन बना पाओ, बेस्ड ऑन पेशेंट का जिनोम कैसा है उस हिसाब से उसको पर्सनलाइज मेडिसिन दे पाओ। बात समझ रहे हो आप। तो मटेरियल जो ऑर्गन ऑन चिप में यूज़ किए जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रोग्राफी, सॉफ्ट लिथोग्राफी सब यूज़ किए जाते हैं, आप समझ लो इस बात को आप। अच्छा, इसी में ये कह रहे हैं, कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहे हैं कि वाइल ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग है, मतलब आप ये समझो कि ये एडवांस ड्रग की डिस्कवरी करेगी, ये डिजीज़ का रिसर्च करके देगी आपको। ड्रग की डिस्कवरी एडवांस हो गई, डिजीज रिसर्च अच्छी हो जाएगी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, सेवरल चैलेंजेस आपके इससे दूर हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट करते हो, इनोवेशन करते हो, तो ये पूरा है आपका फ्यूचर हेल्थ केयर सोल्यूशन को अच्छा कर देगी। तो यानी मैं आपको दोबारा बता दूं गाइस, ऑर्गन ऑन चिप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो क्या करेगा, ह्यूमन ऑर्गन या टिश्यू को, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को मिमिक करेगा, कॉपी करेगा। एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट चिप होगी जो बायो कंपैटिबल मटेरियल सिलिकॉन ग्लास पॉलीमर से बनी होगी, वही जाके लाइंड होगी विथ लिविंग सेल। और फिर जो लिविंग सेल है वो कैसे बनेगा, ह्यूमन टिश्यू से निकालोगे आप, उसको कल्चर करोगे, रेप्लिकेट करोगे और उसी को उससे ठीक करोगे आप। इससे ब्लड फ्लो मिमिक किया जा सकता है, चैनल साइमुलेशन में मदद करेगा, पोटेंशियल यूज़ उसके बहुत जगह पर हैं, टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग करने में, किसी की ड्रग डेवलपमेंट में, डिजीज़ मॉडलिंग में इसका विशेष इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आप समझ लो, आई एम राइटिंग हेयर ओनली, इसी पे लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे। इससे आप समझ लो कि लंग ऑन ए चिप बना सकते हो आप, ठीक है, लंग्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। हार्ट ऑन अ चिप बना सकते हो, ठीक है, कि हार्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाए आपको। लिवर ऑन ए चिप बना सकते हो आप, ब्रेन ऑन ए चिप बना सकते हो आप, ये सब आप बना सकते हो। तो यानी कि दिस इज़ वेरी रैपिडली एंड प्रॉमिसिंग है, ये बहुत ज़्यादा एथिकल, अगर हम इसको ध्यान में देख के चलते जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हमें उसी हिसाब से बढ़ते चले जाना है। तो गाइज़ आज के लिए साइंस एंड टेक में इतना ही, आप आराम से दिवाली मना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कल लेकर आएंगे, ठीक है गाइज़। तो हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।